नमस्कार दोस्तों राज्यसभा की चुनाव की तारीखें आ गई है दोस्तों। और इस बार का चुनाव काफ़ी दिलचस्प होने वाला है। लेकिन देखा जाए तो ज़्यादातर लोगों का इस चुनाव में उतना इंटरेस्ट नहीं रहता है। वजह वही, ना कोई हल्ला, ना कोई रैली, ना सड़क पर झंडे पोस्टर है, ना कोई बड़ा चुनावी कैंपेन है। लेकिन कहानी सिर्फ इतनी नहीं है, यह चुनाव भी उतना ही महत्वपूर्ण होता है जितना लोकसभा या फिर विधानसभा का चुनाव। बल्कि कई बार दिल्ली की सबसे बड़ी राजनीतिक कहानी की शुरुआत राज्यसभा चुनाव से ही होती है। किस दल की संसद में ताकत बढ़ेगी, कौन सा गठबंधन मजबूत होगा और कौन कमज़ोर पड़ेगा, इसके संकेत अगर राज्यसभा चुनाव से ही मिलते हैं। यही वजह है कि इस बार का राज्यसभा चुनाव और भी अहम माना जा रहा है। चुनाव आयोग ने 18 जून को 24 राज्यसभा सीटों पर चुनाव कराने का ऐलान किया है। इसके अलावा महाराष्ट्र और तमिलनाडु में एक सीट पर उपचुनाव भी होंगे, यानी कि कुल मिलाकर 26 सीटों पर मतदान होगा। ये 24 सीटें 10 राज्यों में फैली हुई है। आंध्र प्रदेश की 4 सीटें, गुजरात की 4 सीटें, झारखंड की 2 सीटें, मध्य प्रदेश की 3 सीटें, राजस्थान की भी 3 सीटें, कर्नाटक की 4 सीटें और अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर, मेघालय व मिजोरम की एक सीट पर चुनाव होगा। ये सभी सीटें जून और जुलाई में खाली हो रही है, क्योंकि इन सांसदों का 6 साल का कार्यकाल खत्म हो रहा है। तो कौन कौन लोग यहाँ पर जा रहे हैं, कौन आ सकते हैं, कहाँ मुकाबला दिलचस्प है, कहाँ चुनाव फंस सकता है, कहाँ को क्रॉस वोटिंग हो सकती है, पूरा गणित क्या है, यह समझाएंगे आज के इस वीडियो में। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है विजय और आप देख रहे हैं यहाँ पर एवरीडे न्यूज। सबसे पहले कुछ बड़े नाम आपको बता देते हैं जिनका राज्यसभा कार्यकाल खत्म हो रहा है। सबसे बड़ा नाम कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे का है। कर्नाटक में राज्यसभा सांसद खड़गे का कार्यकाल पूरा हो रहा है। हालांकि मौजूदा विधानसभा गणित को देखते हुए उनका दोबारा राज्यसभा पहुंचना लगभग तय माना जा रहा है। खड़गे इस समय कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष है और लोकसभा चुनाव के बाद विपक्षी राजनीति में उनकी भूमिका और भी महत्वपूर्ण हो गई है। दूसरा बड़ा नाम यहाँ पर पूर्व प्रधानमंत्री एच.डी. देवेगौड़ा का है। जनता दल सेक्युलर यानी कि जेडीएस के संस्थापक और देश के पूर्व प्रधानमंत्री देवेगौड़ा का कार्यकाल भी कर्नाटक से खत्म हो रहा है। उनकी उम्र 90 साल से ज़्यादा हो चुकी है, लेकिन दक्षिणी भारत की राजनीति में उनका प्रभाव अभी भी कायम है। खास बात यह है कि अब जेडीएस बीजेपी के नेतृत्व वाले एनडीए का हिस्सा है, इसलिए उनकी अगली राजनीतिक भूमिका पर भी नज़र रहेगी। गुजरात से कांग्रेस के वरिष्ठ नेता शक्ति सिंह गोहिल का कार्यकाल भी समाप्त हो रहा है। यह फिलहाल गुजरात से कांग्रेस के इकलौते राज्यसभा सांसद है, लेकिन विधानसभा में कांग्रेस की कमजोर स्थिति को देखते हुए इस बार उनका दोबारा चुना जाना बेहद ही मुश्किल माना जा रहा है। अगर ऐसा होता है तो गुजरात बनने के बाद शायद पहली बार राज्यसभा में कांग्रेस का कोई प्रतिनिधि नहीं होगा। आंध्र प्रदेश में वाईएस जगनमोहन रेड्डी की पार्टी वाईएसआर कांग्रेस के 3 सांसदों का कार्यकाल खत्म हो रहा है, लेकिन विधानसभा चुनाव में पार्टी की करारी हार के बाद अब इन सीटों पर एनडीए का कब्जा होने की संभावना है, यानी कि राज्यसभा में वाईएसआर कांग्रेस की ताकत घट सकती है। झारखंड में एक सीट पूर्व मुख्यमंत्री शिबू सोरेन के निधन के बाद खाली हुई थी। गुरुजी झारखंड की राजनीति का बड़ा चेहरा थे। उनके निधन के बाद यह सीट राजनीतिक रूप से बेहद ही भावनात्मक और महत्वपूर्ण मानी जा रही है। अब थोड़ा सा समझ लेते हैं कि राज्यसभा चुनाव आखिर होता कैसे है। राज्यसभा चुनाव राज्यसभा संसद का उच्च सदन है। इसकी कुल अधिकतम सदस्य संख्या 245 है। इनमें से 233 सदस्य राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों से चुने जाते हैं, जबकि 12 सदस्यों को राष्ट्रपति मनोनीत करते हैं। राज्यसभा कभी भंग नहीं होती। इसके 1/3 सदस्य हर 2 साल में रिटायर होते हैं और नए सदस्य चुने जाते हैं। लोकसभा चुनाव में जनता सीधे वोट डालती है, लेकिन राज्यसभा चुनाव में विधायक वोट करते हैं, यानी कि जनता अपने चुने हुए विधायकों के जरिए राज्यसभा सांसद चुनती है। यहाँ सबसे दिलचस्प चीज़ है कि चुनाव का गणित है। राज्यसभा चुनाव में जीत साधारण बहुमत से नहीं होती, बल्कि एक तय कोटे के आधार पर होती है। मान लीजिए किसी राज्य में राज्यसभा की 2 सीटें खाली है और विधानसभा में कुल 90 विधायक है, यानी कि एक सीट जीतने के लिए जरूरी वोटों की संख्या निकालने के लिए खाली सीटों में 1 जोड़ा जाता है, यानी कि 2 + 1 = 3। ये अब कुल विधायकों की संख्या 90 को 3 से विभाजित करेंगे तो 30 आएगा। उसमें 1 जोड़ने पर संख्या 31 हो जाएगी, यानी कि उस राज्य में एक उम्मीदवार को जीतने के लिए 31 प्रथम वरीयता वोट चाहिए होंगे।
अब राज्यवाद समझते हैं कि इस बार नंबर गेम क्या कह रहा है। सबसे पहले बात करते हैं आंध्र प्रदेश की। यहाँ 4 सीटों पर चुनाव होने वाले हैं। अभी इनमें से 3 सीटें वाईएसआर कांग्रेस के पास में है, जबकि 1 सीट टीडीपी के पास में है। लेकिन विधानसभा चुनाव के बाद पूरा समीकरण बदल चुका है। 175 सदस्यीय विधानसभा में टीडीपी के पास में 135 विधायक है, उसके सहयोगी जनसेना के पास में 21 है और बीजेपी के पास 8 विधायक है, यानी कि एनडीए के कुल विधायक 164 हो जाते हैं। दूसरी तरफ वाईएसआर कांग्रेस सिर्फ 11 सीटों पर सिमट गई है। यहाँ 1 सीट जीतने के लिए 36 वोट चाहिए। ऐसे में एनडीए आसानी से चारों सीट जीत सकता है, यानी कि वाईएसआर कांग्रेस की 3 सीटें सीधे खतरे में है। अब गुजरात आते हैं। यहाँ 4 सीटों पर चुनाव होने वाले हैं। विधानसभा में कुल 182 सदस्य है और 1 सीट जीतने के लिए 37 वोट चाहिए होंगे। बीजेपी के पास यहाँ 156 विधायक है, जबकि कांग्रेस के पास सिर्फ 17 विधायक है। ऐसे में बीजेपी सभी सीटें जीत सकती है। कांग्रेस के लिए सबसे बड़ा संकट यही कि शायद गुजरात से उसका एक भी राज्यसभा सांसद नहीं बचे। अब कर्नाटक चलते हैं। यहाँ 4 सीटों पर चुनाव होने वाले हैं और यही चुनाव सबसे दिलचस्प माना जा रहा है। 224 सदस्यीय विधानसभा में कांग्रेस के पास 135 विधायक है, बीजेपी के पास में 66 है और उसके सहयोगी जेडीएस के पास में 16 विधायक है, यानी कि एनडीए का आंकड़ा 82 तक पहुंच जाता है। यहाँ 1 सीट जीतने के लिए 46 वोट चाहिए होंगे। इस गणित के हिसाब से कांग्रेस आराम से 2 सीटें जीत सकती है। एनडीए 1 सीट यहाँ से आसानी से निकाल लेगा, लेकिन चौथी सीट पर मुकाबला रोचक होगा। अगर कांग्रेस अपने अतिरिक्त वोटों को सही तरीके से मैनेज करती है तो वह तीसरी सीट के लिए भी कोशिश कर सकती है। वही एनडीए भी क्रॉस वोटिंग या छोटे दलों के समर्थन से चौथी सीट निकालने की रणनीति बना सकता है। यही वजह कि कर्नाटक इस चुनाव का सबसे दिलचस्प राज्य माना जा रहा है। अब राजस्थान चलते हैं। 200 सदस्यीय विधानसभा में बीजेपी के पास 115 विधायक है, जबकि कांग्रेस के पास में 69 विधायक है। यहाँ 3 सीटों पर चुनाव होने वाला है और जीत का कोटा 51 है। इस हिसाब से बीजेपी 2 सीटें आराम से जीत सकती है, जबकि कांग्रेस 1 सीट निकाल लेगी। यानी कि यहाँ मौजूदा स्थिति में ज़्यादा बदलाव की संभावना नहीं है। लेकिन यहाँ सबसे ज़्यादा चर्चा नामों को लेकर के है। माना जा रहा है कि बीजेपी यहाँ से किसी बड़े चेहरे को राज्यसभा भेज सकती है। अब मध्य प्रदेश की बात करते हैं। 230 सदस्यीय विधानसभा में बीजेपी के पास 163 विधायक है, जबकि कांग्रेस के पास में 66 विधायक है। यहाँ 3 सीटों पर चुनाव होने वाले हैं और जीत का कोटा यहाँ पर 58 है। बीजेपी आसानी से 2 सीटें जीत जाएगी और कांग्रेस 1 सीट यहाँ से आसानी से निकालेगी। हालांकि बीजेपी चाहे तो रणनीतिक तौर पर तीसरी सीट के लिए भी कोशिश कर सकती है, लेकिन उसके लिए क्रॉस वोटिंग या फिर अतिरिक्त समर्थन की जरूरत होगी। कांग्रेस की तरफ से यहाँ सबसे ज़्यादा चर्चा कमलनाथ के नाम को लेकर के है। अगर उन्हें राज्यसभा भेजा जाता है तो हमें इसे उनके राजनीतिक पुनर्वास के तौर पर भी देखा जाएगा। दिग्विजय सिंह पहले ही साफ कर चुके हैं कि इस बार वे राज्यसभा की दौड़ में नहीं है। अब झारखंड की बात करते हैं। यहाँ 2 सीटों पर चुनाव होने वाले हैं। राज्य विधानसभा में कुल 81 सदस्य है और जीत का कोटा 28 है। इंडिया गठबंधन के पास में कुल 56 विधायक है, जबकि एनडीए के पास में 24 विधायक है। अगर इंडिया गठबंधन पूरी तरह एकजुट रहता है तो वह दोनों सीटें आसानी से जीत सकता है, लेकिन अगर क्रॉस वोटिंग हुई या फिर किसी सहयोगी ने साथ छोड़ा तो एनडीए 1 सीट निकाल सकता है। यहाँ दूसरी सीट खास इसलिए भी है क्योंकि यह सीट शिबू सोरेन के निधन के बाद खाली हुई थी। अब छोटे राज्यों की बात करते हैं। मणिपुर, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश और मिजोरम में 1-1 सीट पर चुनाव होने वाले हैं। यहाँ आमतौर पर स्थानीय गठबंधन और क्षेत्रीय समीकरण ज़्यादा महत्वपूर्ण होते हैं। अब उपचुनाव की बात कर लेते हैं। महाराष्ट्र में जो सीट खाली हुई है वह सुनेत्रा अजित पवार के इस्तीफे के बाद खाली हुई है। उन्होंने बारामती विधानसभा उपचुनाव की जीतने के बाद राज्यसभा सीट छोड़ी थी। यहाँ एनडीए का पलड़ा भारी माना जा रहा है। तमिलनाडु में सीट सीवी सन्मुगन के इस्तीफे के बाद में खाली हुई है। यहाँ माना जा रहा है कि अभिनेता विजय की पार्टी टीवी के अपना खाता खोल सकती है। अब सबसे बड़ा सवाल है, इन चुनाव का राष्ट्रीय राजनीति पर क्या असर होता है। इस वक्त राज्यसभा में बीजेपी के पास करीब 113 सदस्य है, जबकि एनडीए का आंकड़ा लगभग 148 माना जा रहा है। राज्यसभा की प्रभावी संख्या 245 है और 2/3 बहुमत के लिए 163 सदस्य चाहिए होते हैं, यानी कि एनडीए अभी भी उस आंकड़े से करीब 15 सीट दूर है। अगर आने वाले चुनाव और उपचुनाव में उसे लगातार बढ़त मिलती रही तो वह राज्यसभा में भी बेहद मजबूत स्थिति में पहुंच सकता है। यही वजह है कि इस चुनाव को सिर्फ एक नियमित प्रक्रिया नहीं बल्कि संसद के शक्ति संतुलन की लड़ाई भी माना जा रहा है।
राज्यसभा में मजबूत संख्या का मतलब है कि सरकार बड़े कानून और संवैधानिक संशोधन ज़्यादा आसानी से पास करा सकती है। इसलिए हर पार्टी सिर्फ सीटें नहीं गिन रही, बल्कि हर विधायक, हर अतिरिक्त वोट और हर संभावित क्रॉस वोटिंग पर नज़र रख रही है। नज़र हमारी भी है, जो भी अपडेट आएगा हम आप तक जरूर पहुँचाएंगे। तो आपको यह जानकारी कैसे लगी कमेंट में लिख करके जरूर बताइएगा। साथ ही आपकी राय इस पर क्या राय है, अपनी राय कमेंट बॉक्स में अवश्य से अवश्य ही बताइएगा। शुक्रिया, धन्यवाद।